नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। चुनाव घोषणा के बाद जितने चुनाव पूर्व सर्वे आए हैं, उनमें मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को सर्वाधिक लोकप्रिय दावेदार बताया गया। उनके आसपास कोई भी दूसरा नेता नहीं है। भाजपा के सुशील मोदी उनसे 10% अंक से पीछे है। तभी सवाल है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करना क्या भाजपा के लिए नुकसानदायी नहीं होगा? आखिर दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार लोकप्रियता थी, तभी उसका फायदा आप पार्टी को मिला। इसी तरह नीतीश कुमार की लोकप्रियता का फायदा उनकी पार्टी को मिल सकता है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। उस स्थिति का फायदा उठाने के लिए ही लालू प्रसाद भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी है कि हिम्मत है तो वे जीतन राम मांझी को सीएम का दावेदार बनाए। जाहिर है विपक्षी पार्टियां मौजूदा हालात का फायदा उठाना चाहती है। दूसरी ओर भाजपा इसे अपनी रणनीति बता रही है। उसका मानना है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्या सचमुच ऐसा है? बहरहाल अब आज के प्रोग्राम का आगे का ब्यौरा अजीत द्विवेदी से जाने। नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। सैफोलॉजी यानी चुनाव विश्लेषण करने वाले जानकार मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार दूसरे नेताओं से ज्यादा लोकप्रिय है तो उसके उम्मीदवारों को इसका फायदा मिलता है। जिसे लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उसके कमजोर उम्मीदवार को भी वोट कर देते हैं। दिल्ली में इसका नमूना भी दिखा। नीतीश कुमार की पार्टी इस स्थिति का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन भाजपा की रणनीति कुछ और है। इस पर चर्चा करें उससे पहले गौर करें इन सियासी चुनावी सुर्खियों पर। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने सीट बंटवारे पर अपनी नाराजगी खत्म करते हुए कहा है कि वो सीटों की संख्या को लेकर नाराज नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया है उस पर हैरानी है। लोक जनशक्ति पार्टी नेता और सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए एक परिवार की तरह है, इसलिए इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी की हैरानी इस बात को लेकर है कि सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला बनाया गया था उस फॉर्मूले पर बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी को 20 सीट दिए जाने से नाराजगी की खबरों का खंडन किया है और कहा है कि उन्हीं की तरह मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए परिवार के सदस्य हैं, सो उनको मिले टिकट से नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में एक कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से केंद्र की सत्ता हासिल कर ली तो अब उसकी महत्वाकांक्षा पूरे देश पर कब्जा करने की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएसएस दोनों की महत्वाकांक्षा है कि दिल्ली के साथ साथ देश भर के राज्यों पर कब्जा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सोच के कारण ही बिहार का चुनाव जीवन मरण वाला हो गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह आजादी के बाद कांग्रेस केंद्र में रहते हुए पूरे देश पर कब्जा जमाना चाहती थी, वैसा ही काम बीजेपी भी कर रही है। उन्होंने बीजेपी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये गठबंधन वैचारिक नहीं बल्कि सुविधा का गठबंधन है, इसलिए इसमें झगड़े होते रहेंगे। एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर साफ किया है कि उनकी पार्टी सिर्फ सीमांचल की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने उनको महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन ओवैसी ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ओवैसी ने बीजेपी की मदद पहुंचाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस उनके लिए दुश्मन नंबर 1 है। अब पेश है चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टियों और नेताओं के बारे में इधर उधर से छांटी गई कानाफूसी। भाजपा के सहयोगियों ने सीट बंटवारे में जैसा नाटक किया उससे बिहार में माहौल बिगड़ा है। भाजपा और उसके सहयोगी राजद, जदयू और कांग्रेस को निशाना बना रहे थे कि उनके बीच सीट बंटवारा मुश्किल है, लेकिन उन तीनों पार्टियों में आसानी से सीट बंट गई।
इसके उलट भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के बीच खूब चकचक हुई और आखिर में तीनों सहयोगी पार्टियों के नेता सीटों की संख्या से संतुष्ट नहीं हुए। तीनों सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने नाराजगी दिखाई, पेच फंसाया और दबाव डाला, तब जाकर सीटों का फैसला हुआ। गठबंधन को इसका नुकसान हो सकता है। भाजपा और नरेंद्र मोदी के समर्थक सहयोगियों के इस रुख से भड़के हैं और हो सकता है कि उनका वोट कटे। इस तरह पासवान के समर्थक मांझी से नाराज हैं और मांझी के समर्थक पासवान के उम्मीदवारों का विरोध करेंगे। सहयोगी पार्टियों के वोट बैंक में इस तरह की खींचतान का खमियाजा अंततः गठबंधन को ही भुगतना होगा। राहुल गांधी की समरसता रैली में आखिरी भाषण किसका होगा, ये एक प्रश्न बन गया है। पटना में महागठबंधन की परिवर्तन रैली में आखिरी भाषण लालू प्रसाद का हुआ। उनसे पहले नीतीश कुमार और शरद यादव बोले और उससे पहले सोनिया गांधी को बोलना पड़ा था। इसके बारे में खबर आई कि राहुल गांधी इससे नाराज थे। तब ये सवाल है कि उनकी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होते हैं तो क्या आखिरी वक्ता वो होंगे। राजद की ओर से लालू प्रसाद को बुलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को रैली में भेजेंगे। सो तेजस्वी तीसरे वक्ता होंगे, ये तय है। दूसरा और पहला वक्ता कौन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बताया जा रहा है कि गठबंधन की मजबूती और एकजुटता दिखाने की खातिर राहुल गांधी अपने को पीछे करेंगे और आखिर में नीतीश कुमार को भाषण करने देंगे। वैसे भी नीतीश के प्रति उनका शुरू से सद्भावपूर्ण बर्ताव रहा है। अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिहार में सीएम का दावेदार नहीं घोषित करने की भाजपा की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया था। इससे पार्टी को सभी समूहों का वोट एकजुट करने में आसानी हुई थी, जबकि दिल्ली में किरण बेदी का नाम घोषित करके पार्टी हार गई थी। इसलिए इस बार बिहार में भाजपा नाम नहीं घोषित करने की रणनीति पर चल रही है, लेकिन मीडिया और सर्वेक्षण करने वालों ने अपने मन से सीएम के दावेदार खड़े किए हैं और उनसे नीतीश कुमार का मुकाबला करा रहे हैं। इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। इस पर आज हमने भाजपा की सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र से बात की है। नीतीश जी, दो तथ्यों से मैं अपना सवाल शुरू करना चाहूंगा। एक तथ्य ये है कि अभी जो सर्वे हो रहे हैं चुनाव के, उस सारे सर्वेक्षणों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के सबसे पॉपुलर चॉइस के रूप में आ रहे हैं लोगों के। जो दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे हैं वो भी काफी पीछे हैं 10 परसेंटेज पॉइंट से। दूसरा एक तथ्य यह है कि नीतीश, वहां बिहार में एक कार्यक्रम में लालू यादव ने कहा कि भाजपा में हिम्मत है तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें। इन दोनों बातों को अगर जोड़ें तो ये एक बात निकल रही है कि बिहार में जो बीजेपी का गठबंधन है वो सीएम कैंडिडेट नहीं पेश कर सकने की वजह से बैकफुट पर है। क्या ऐसा है? नीतीश जी का घोषणा होना एक तरह से स्वाभाविक आप कह सकते हैं कि उनके यहाँ कोई और क्लेमेंट नहीं है। आप इस परिस्थिति की कल्पना कीजिए, अगर लालू जी भी हो सकते होते तो क्या नीतीश जी के नाम की घोषणा हो सकती थी? उनके यहाँ कोई और उनके बराबरी का कोई है नहीं। जब आप एनडीए की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लीडर्स की कमी नहीं है, और आप भी ये समझ सकते हैं कि तरीका तो यही था कि विधायक निर्वाचित करता था। पार्टी की अपने लड़ने का एक दृष्टिकोण होता है, पार्टी के नीति कार्यक्रम पर भी जनता वोट करती है, वर्षों से बिहार की जनता करते आई है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि बिहार की जनता ये चाह रही है। कुछ नेता के लिए ज़रूर होगा कि आप वही चाह रहे हैं कि हमने आगे कर दिया, आप आगे कीजिए। हमारी अपनी सोच है। अगर हमारा नेतृत्व को लगता है, एनडीए को लगता है कि नहीं, हम अपने कार्यक्रमों पर जाएंगे, हम अच्छे शासन पर हम वोट मांगेंगे, विधायक चुन के आएंगे, वो नेता चयन करते हैं, तो वो गलत क्या है? नहीं, लेकिन इससे आपको कोई डिसएडवांटेजेस पोजीशन नहीं दिख रही है कि उनका एक घोषित है, एक चेहरा है, और वो बार बार इस बात को हैमर कर रहे हैं लोगों के दिमाग पर कि भाई हमारे मुकाबले कौन, कोई चेहरा नहीं है, तो ये डिसएडवांटेजेस नहीं है? नहीं, आप क्या, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप स्ट्रैटेजी वैसी बनाएंगे जैसा विपक्ष आपको कहता है, या आप अपने विवेक से जो आपके हित में लगता है वो आप करते हैं? नीतीश जी के पास बिहार की जनता को नया देने के लिए अब कुछ नहीं है। 10 वर्षों से वो शासन में हैं, लालू जी के खिलाफ वो चुनकर आए, तो आप स्वाभाविक रूप से अगर आज आप मुख्यमंत्री हैं और आप अगर सर्वेक्षण की भी बात करते हैं तो वो मुख्यमंत्री हैं, तो एक एडवांटेज तो उनको ऐसे भी दिखता है, लेकिन ग्रास रूट की जो रियलिटी है लोगों में,
कहीं ना कहीं 25 वर्षों का शासन का भी हिसाब हम मांग रहे हैं ना, कि 15 वर्ष राजद का शासन, 10 वर्षों नीतीश जी का शासन। तो 25 वर्षों के शासन के बाद पुनः 5 वर्ष उनको क्यों चाहिए, ये बात उनको बतानी चाहिए। अगर वो नेता की बात करते हैं तो हम कहेंगे आपके पास कार्यक्रम क्या है, कि अगले 5 वर्ष को आप बिहार में कैसे आप आगे ले जाएंगे, जब आप 25 वर्षों में बिहार को आगे नहीं ले जा पाए। नहीं, तो उन्होंने कार्यक्रम दिया है, उन्होंने अगले 10 साल का बल्कि कार्यक्रम किया है, 2025 तक का एक दृष्टिपत्र उन्होंने पेश किया है। विजन तो उन्होंने अपनी तरफ से आप उसको माने न माने, आप उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन बताया तो है उन्होंने। अगर आप 10 वर्षों बाद विजन बना रहे हैं तो 10 वर्षों तक आपने काम कैसे किया। आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा, 2010 में जब सरकार बनी थी, सुशासन के कार्यक्रम के नाम से कार्यक्रम बनाई गई थी कि सरकार 5 वर्षों में उस पर कार्य करेगी। तो वो जनता के सामने रखना चाहिए ना, कि जब 2010 में हमने आपको वादा किया था कि ये हमारे कार्यक्रम होंगे, तो उन कार्यक्रमों पर कितना सक्सेस आपने किया, कितना प्रतिशत आपने उसको डिलीवर किया, आप उस पर चुप क्यों हैं। जो सीएम कैंडिडेट के रूप में लोगों की पसंद होता है, अल्टीमेटली उसकी लोकप्रियता जो है उसके कैंडिडेट्स के वोट में भी ट्रांसफर होती है, उसकी पार्टी के वोट में भी ट्रांसफर होती है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सबसे पॉपुलर थे, उनके मुकाबले कोई चेहरा नहीं था, तो उनकी पॉपुलैरिटी, उनका लाभ उनके कैंडिडेट्स को मिला। तो ये स्थिति हो सकती है कि नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी आज बता रहे हैं उसका लाभ उनके कैंडिडेट को मिले। और नीतीश कुमार का जो डिसएडवांटेज उनके नाम के साथ जुड़ा है, आप अगर हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों होता है। अगर नीतीश जी को, अगर आप कह रहे हैं कि नाम आगे करके उनको फायदा है, तो हो सकता है उनको नाम आगे करके इस गठबंधन को नुकसान भी हो रहा हो कहीं ना कहीं। किस तरह से? नहीं, आप 10 वर्षों से आप हैं शासन में, और आप फिर उन प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं, बेसिक प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आज मात्र 20% आवास में शौचालय है, आप 4% लोगों को स्वच्छ पानी आप दे रहे हैं, तो 10 साल आप कर क्या रहे थे। अगर आप बेसिक ज़रूरत आप नहीं पूरी कर पाए हैं तो आपके पास क्या गवर्नेंस मॉडल है। लालू प्रसाद ने IBN 7 के कार्यक्रम में कहा कि भाजपा में हिम्मत है तो जीतन राम मांझी को प्रोजेक्ट करें। जीतन राम मांझी को सीएम प्रोजेक्ट करने की बात क्यों बार बार उठ रही है? कई बार कई तरह से ये बात उठी है। उन्होंने भी खुद भी कहा था कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसको माना गया कि वो अपने लिए भी कह रहे थे। ये बार बार ये बात क्यों उठती है? नहीं, तो लालू जी को तो आपको स्मरण में दिलाना चाहूंगा, जब मांझी जी जब NDA में सम्मिलित होने की सहमति दी थी, उससे कुछ माह पूर्व उन्होंने तो लालू जी को कहा था कि आप नीतीश जी से आप समर्थन वापस लीजिए, आप, हम लोग आपके साथ आ सकते हैं। अगर इतनी ही चिंता और कंसर्न उनको है तो उनके पास तो मौका था। आप, ये कोई ऐसा नहीं ना है कि कोई मल्ल युद्ध है कि 2 पहलवान लड़ रहे हैं, आइए मैं ताल ठोकता हूँगे, ठीक है आप कहिए। हमारी तो जितनी भी चीज़ें अच्छी होंगी वो उनको कभी अच्छी नहीं लगेंगी। मांझी जी के लिए इतना प्रेम था तो मांझी जी को हटाने के लिए राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च क्यों किया उन्होंने? जो उन्होंने कहा उसका पॉलिटिकल एक राजनीतिक पहलू ये है कि वो उस वोट को एड्रेस कर रहे हैं जो वोट उनके साथ जा रहा है। जीतन राम मांझी की वजह से एक बड़ा बल्क का वोट बीजेपी को जा रहा है। क्या वो उस वोट को भड़काने के लिए कि देखो ये बीजेपी नहीं घोषित करे, कोई दलित सीएम नहीं बनाएगी, उस वोट को भड़काने तोड़ने की कोशिश में तो नहीं बयान दे रहे हैं? देखिए अजय जी, ये मतलब सबसे बड़ी बात नेता से ये मिस्टेक होती है, और सही मायने में बड़े नेताओं से, कि ग्रास रूट में अब क्या परिवर्तन आ रहा है लोग नहीं समझ पा रहा है। जीतन राम मांझी जी को जितना अपमानित करके हटाया गया, मैं तो आपके माध्यम से पुनः लोगों से पूछना चाहूँगा, JDU वालों से, एक कारण बताएं जो मांझी जी का निर्णय गलत था जिसके कारण से उनको हटाया गया। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आज तक हम लोग को भी उत्तरित नहीं हुए। मांझी जी के निर्णय को नीतीश जी लागू करते आ रहे हैं। तो आप, जब व्यक्ति के पास मौका था, आपने अपमानित करके उसको हटाया, उसमें लालू जी भी कहीं ना कहीं थे। और आज आप अगर उनके वोट बैंक को, या कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके समर्थक को आप सिर्फ ये बोल के आप एड्रेस कर देंगे, जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है ना, उसे कोई बेवकूफ़ बना सकता है। मुख्यमंत्री का सवाल आप लोगों को हॉन्ट नहीं कर रहा है, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि रामविलास पासवान बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। लालू मान रहे हैं कि मांझी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। लालू यादव ने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। तो सीएम के कैंडिडेट का इशू आप लोग को हॉन्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो आप, जनता उसे नहीं पूछ रही है। आप लोग जब जाते हैं क्षेत्र में, जनता नहीं पूछ रही कि कौन सीएम होगा। हम तो नीति कार्यक्रमों पर और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो जनता ने उनको मौका दिया है, उनके भरोसे और उनके विश्वास पर हम जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए हम वोट मांग रहे हैं, और नेतृत्व हमारा, जब हमारे विधायक चुन के आते हैं, वही परंपरा रही है। और अगर फिर वो चुनते हैं, ये उनको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने जिसको घोषित कर दिया है, उनके नेतृत्व में वो चुनाव लड़े। हम ऐसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता तय करेगी कि किसका निर्णय सही था। दो टूक अंदाज में कहें कि एनडीए का या बीजेपी का मुख्यमंत्री किसका, मतलब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से उसका, स्वाभाविक रूप से ये, इस पे तो जो एनडीए के घटक दल हैं सबने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से लीडर उनका होगा। नीतीश जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिहार के पहले चरण के चुनाव वाले इलाके में
महागठबंधन की पार्टियों की स्थिति पर नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा के पहले चरण का चुनाव बड़े इलाके में होगा। बेगूसराय, लखीसराय से लेकर भागलपुर तक यह इलाका काफी फैला हुआ है। कुछ इलाकों में भाजपा का बहुत मजबूत आधार है, तो कुछ इलाकों में राजद, जदयू और कांग्रेस की ताकत है। तीनों पार्टियों के एक साथ आने से यह ताकत और बढ़ी है। सो आज हम आपको पहले चरण की 49 सीटों पर महागठबंधन की तीनों पार्टियों की स्थिति और उनकी संभावना के बारे में बताएंगे। पहले चरण में 12 अक्टूबर को 49 सीटों पर चुनाव होगा। ये 49 सीटें 10 जिलों में फैली हैं और इसका दायरा 4 प्रमंडल में फैला हुआ है। इस चरण में मगध प्रमंडल के नवादा जिले में वोटिंग होनी है, तो उससे बहुत दूर भागलपुर प्रमंडल के 2 जिलों भागलपुर और बांका में भी उसी दिन मतदान होना है। दरभंगा प्रमंडल के समस्तीपुर में पहले चरण में वोट पड़ेंगे, तो मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर और खगड़िया जिले में भी उसी दिन वोट पड़ेंगे। इस तरह से मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल के सभी जिलों में और दरभंगा और मगध के एक एक जिले में पहले चरण में वोट पड़ेंगे। इसमें से कुछ इलाके नक्सलवाद से प्रभावित हैं। जहां तक राजनीतिक असर का सवाल है, तो महागठबंधन और भाजपा गठबंधन दोनों की स्थिति लगभग बराबर वाली है। पहले चरण के मतदान वाले इलाके में भागलपुर और बांका में राजद के सांसद हैं, तो नवादा, समस्तीपुर, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के सांसद हैं। इस इलाके से 4 सांसद लोजपा के हैं। मुंगेर, जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर से उसके सांसद जीते हैं। नवादा और बेगूसराय से भाजपा के सांसद हैं। जिन 49 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, उसमें पिछली बार भाजपा सिर्फ 14 सीटों पर लड़ी थी और उनमें से 13 पर जीती थी। वह सिर्फ बांका सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। भाजपा की मौजूदा सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी पिछली बार राजद के साथ लड़ी थी। पहले चरण की 49 सीटों में वह जितनी सीटों पर लड़ी, उसमें से एक भी नहीं जीत पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में पासा पलट गया। मुंगेर प्रमंडल में भाजपा के सहयोग से लोजपा ने राजद, जदयू और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। तीनों सीटों पर उसके उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीते। यह इलाका रामविलास पासवान के पुराने असर वाला इलाका है, इसलिए अगर कोर वोट का गणित लोकसभा की ही तरह काम करता है, तो समस्तीपुर से लेकर जमुई, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय और बेगूसराय तक एनडीए को फायदा हो सकता है। पासवान के भाई रामचंद्र पासवान और बेटा चिराग पासवान इसी इलाके से सांसद हैं। 3 जिलों में स्वर्ण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। नवादा भाजपा नेता और सांसद गिरिराज सिंह का इलाका है। इस इलाके में यादव मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है और साथ ही जीतन राम मांझी की जाति के मतदाता भी हैं। सो यहाँ कांटे का मुकाबला हो सकता है। भागलपुर और बांका में भाजपा के पास शाहनवाज हुसैन, अश्विनी चौबे, पुतुल कुमारी जैसे नेता हैं। इन नेताओं को आपस में तालमेल बनाकर चुनाव लड़ना होगा। जिला स्तर की गुटबाजी से भाजपा को नुकसान हो सकता है। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।